दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, नेशनल और स्टेट पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या कमियां होती है और इन कमियों को किन तरीकों से सुधारा जा सकता है। तो आइए चलते हैं चैप्टर के सबसे पहले यूनिट पर और जानते हैं कि आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। एक एग्जाम्पल से समझे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो सारे पॉलिटिशियन जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लीडर्स के कैटेगरी में आते हैं। इन लीडर्स को जितवाने में या पार्टी के कैंपेन्स को सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ये एक्टिव मेंबर इलेक्शन के दौरान सारे अरेंजमेंट करते हैं, प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अनडाउटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के पीछे इन एक्टिव मेंबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉलोअर्स की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्ट मेंबर तो नहीं है, लेकिन वोटर के रूप में वो हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते हैं और दूसरे लोगों को भी उसी पार्टी को वोट देने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य यानी फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है। चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज सभी क्षेत्रों के लिए अपना कैंडिडेट अनाउंस करती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को वोटर्स के सामने रखती है, जिससे वोटर्स को बेटर गवर्नमेंट बनाने का ऑप्शन मिल पाता है। स्वाभाविक सी बात है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी देश के हर व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जनरली रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि लेजिस्लेचर में मौजूद मेंबर्स ज्यादातर उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है। और डिबेट के समय सारे मेंबर्स अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से जीतने वाली पार्टी सरकार बनाकर देश की बड़ी पॉलिसीज बनाती है और इसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है या फिर किसी अन्य मिनिस्ट्री को संभालता है। इलेक्शन में हारने वाली पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के रोल में काम करती है। ये पार्टीज रूलिंग पार्टी के फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज के खिलाफ विरोध करती है। पॉलिटिकल पार्टी के लाखों मेंबर्स देश भर में फैले होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन मेंबर्स की मदद से पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट भी करते हैं, जिसके जरिए लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जा सके और पब्लिक ओपिनियन को सरकार तक पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने में पॉलिटिकल पार्टीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तुलना में एक पॉलिटिकल लीडर तक जनता का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के इन फंक्शंस को जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत को और बेहतर समझने के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा। सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कोई भी कैंडिडेट देश के लेवल पर कोई बड़ा वादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो किसी एक एमपी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी और ना ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर के लोगों के लिए कुछ सोचेगा। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के द्वारा बनाई गई सरकार काफी अनसर्टेन होगी, जो कभी भी टूट सकती है। इसलिए कंट्री के लेवल पर बेटर डिसीजंस के लिए, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। आइए चलते हैं चैप्टर के दूसरे यूनिट पर और जानते हैं कि आखिर किसी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इसी वजह से दुनिया भर के देशों में पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या काफी ज्यादा है। हमारे देश भारत में ही 750 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सभी दमदार पॉलिटिकल पार्टीज है। इन 750 में से कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज है जो जीत और सरकार बनाने के रेस में शामिल हो पाती है। अब असल सवाल यह है कि आखिर कितनी इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है।
तो देखो, चाइना जैसे कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाती है और पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करती है। एक ही पार्टी द्वारा सरकार बनाए जाने वाले इस सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जनता के पास ऑप्शन ही नहीं रहता कोई दूसरा सरकार चुनने का। वहीं दूसरी तरफ यूके और यूएसए जैसे देशों में टू पार्टी सिस्टम का सिस्टम काम करता है, जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज ही पावर के लिए फाइट करती है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अलावे देश में कुछ छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद होती है जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। चाइना और यूएसए इन दोनों देशों के सिस्टम से बिल्कुल अलग भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम में कई पार्टी चुनाव लड़ती है, जीत की रेस में शामिल होती है और जरूरत पड़ने पर दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती है। चुनाव लड़ने और जीतने के पर्पस से दो पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है तो इसे अलायंस कहा जाता है। इन तीनों पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, इसे क्लियरली नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि किसी भी कंट्री का पार्टी सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की सोसाइटी कैसी है और उस सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। जैसे इंडिया में सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से कोई भी एक या दो पॉलिटिकल पार्टी देश के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती और इसी वजह से हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क करता है। हमारे देश में दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। और देश में मौजूद इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इलेक्शन कमीशन इन सभी पार्टीज को यूनिक सिंबल प्रोवाइड करती है और पार्टी के सारे ऑफिशियल कैंडिडेट उसी सिंबल के साथ चुनाव लड़ते हैं। कोई पार्टी नेशनल पार्टी के लिस्ट में शामिल होगी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं। अगर कोई पार्टी लोकसभा या 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस के टोटल वोट का 6% हासिल करती है और साथ ही साथ लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे ही नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली सिर्फ 7 पॉलिटिकल पार्टीज देश में मौजूद हैं। पहली पार्टी है AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। दूसरी पार्टी है BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसे काशीराम के लीडरशिप में ईयर 1984 में स्टेब्लिश किया गया था। एलिफेंट सिंबल वाली यह नेशनल पार्टी आदिवासी, दलित, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए काम करती है और उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। तीसरी पार्टी है BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। कमल के फूल यानी लोटस की चुनाव चिन्ह वाली यह पॉलिटिकल पार्टी करेंटली देश की लीडिंग नेशनल पार्टी है। 1980 में इस्टेब्लिश हुए इस पार्टी का पर्पस है कि एंशिएंट इंडिया और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ मॉडर्न इंडिया को स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया जाए। चौथी पार्टी है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे 1925 में इस्टेब्लिश किया गया था। कम्युनिस्ट विचार के आधार पर ही इस्टेब्लिश पांचवी नेशनल पार्टी है CPIM, जिसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। CPIM का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, क्योंकि यह कार्ल मार्क्स के विचारों को फॉलो करने वाली पार्टी है। इस लिस्ट में छठी और सबसे पुरानी पार्टी है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ईयर 1885 में की गई थी। आज़ादी के लिए किए गए मूवमेंट्स में कांग्रेस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था और आज़ादी के बाद 1977 तक लगातार कांग्रेस का ही शासन था। कांग्रेस पार्टी से ही निकलकर 1999 में NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि नेशनल पार्टीज वोट्स और इलेक्शन के क्राइटेरिया से डिसाइड की जाती है। तो जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होते रहते हैं, वैसे ही नेशनल पार्टी का ये स्टेटस चेंज होता रहता है। तो ये जो 7 नेशनल पार्टी मैंने आपको बताई है, इसका जिक्र आपके बुक में किया गया है, बट हमेशा यही 7 पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में कंसिडर किया जाए जरूरी बिल्कुल नहीं है। इन 7 नेशनल पार्टीज के अलावे देश में सैकड़ों स्टेट पार्टीज मौजूद है, जिसे रीजनल पार्टी भी कहा जाता है।
किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी तभी कंसिडर किया जाएगा जब स्टेट के असेंबली इलेक्शन में उसने कम से कम 6% वोट हासिल किए हो। यूपी की समाजवादी पार्टी, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट पार्टी। पिछले 30 सालों में ये स्टेट पार्टीज काफी पावरफुल हो गए हैं, तभी तो आज के टाइम पर नेशनल पार्टी को भी स्टेट या सेंटर में सरकार बनाने के लिए स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़ती है और पार्टीज के इन्हीं अलायंस की वजह से फेडरलिज्म को मजबूती मिलती है। फेडरलिज्म के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख। अब आइए चलते हैं चैप्टर के अगले यूनिट में और जानते हैं कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी किन किन चैलेंजेज को फेस करती है। सबसे पहले तो ये समझो कि सरकार की तुलना में पॉलिटिकल पार्टी जनता के ज्यादा करीब होती है, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे कामों के लिए अप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन जब वो फेल होती है तो उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी पाई जाती है। देश के सभी बड़ी पार्टीज में पूरी पावर पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में होती है और सारे डिसीजंस उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। पार्टी के नॉर्मल मेंबर्स को पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। किसी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर के फैमिली मेंबर्स को डायरेक्ट पार्टी का टॉप पोजीशन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से पार्टी के दूसरे मेंबर्स के लिए पार्टी के टॉप पोजीशन तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज मनी एंड मसल पावर को लेकर होता है। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो कंपनीज और अमीर लोगों से फंडिंग लेती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को उन कंपनीज के फायदे के लिए पॉलिसी बनाने होंगे, मतलब सरकार की पॉलिसीज पर उन कंपनीज का इन्फ्लुएंस होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चौथा और सबसे अंतिम चैलेंज यह है कि ये वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते। पिछले कुछ समय से पार्टीज के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं और लोगों के पास गिने चुने 1-2 लीडर्स के ही ऑप्शन होते हैं जिनके लिए उन्हें वोट करना है। अब आइए चलते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट पर और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सकता है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए सबसे पहला सजेशन तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए लॉ बनाया जाना चाहिए, ताकि पार्टीज अपने मेंबर्स का लिस्ट रखे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ताकि किसी एक लीडर का पार्टी पर डोमिनेंस ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट के बंटवारे के समय कम से कम 1/3 सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाना चाहिए और पार्टी के इम्पोर्टेंट पोस्ट पर भी महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। पिछले इलेक्शन में मिले वोट्स के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को पेट्रोल, पेपर और फोन जैसी चीज़ों का खर्चा सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन देश में सुधार चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए ताकि सुधार ला पाएं। पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार लाने के लिए कोर्ट, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ प्रयास भी किए गए हैं। पहले एमपी या एमएलए पैसों या मिनिस्टर के पोस्ट के लालच में दल बदल लिया करते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके यह बदलाव कर दिया गया कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपना पॉलिटिकल पार्टी चेंज करेगा तो वो एमपी या एमएलए के पोस्ट से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेशन के समय यह क्लियरली बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है और उसके खिलाफ कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ताकि जनता को अपने कैंडिडेट के बारे में सारी चीजें पता हो। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर इंटरनल इलेक्शन और इनकम टैक्स रिटर्न भरने को मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के इस बुक के सभी प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।